towards an Atmanirbhar Bharat by enriching lives, empowering livelihood. Going forward, may I now request Shri Satnik Chaudhary, Deputy Director General and Regional Director East, Ministry of Tourism, Government of India, to felicitate Shri Prahlad Singh Patel, Honorable Union Minister of State for Tourism and Culture, Independent Charge. अगला नाम बोलिए राजू जी का Now I would request Dr. Anshuman Chatterjee, Director, IIS School of Management, to felicitate Shri Raju Vishnu, Honorable Member of Parliament and Guest of Honor. I would also request Dr. Chatterjee to felicitate Srimati Rupinder Brar, Additional Director General, Ministry of Tourism, Government of India. Thank you, sir. जब मैं पर्यटन की बात करता हूं तो जब से मैं पर्यटन मंत्री बना, अभी तक मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ा। मैं ये मानता हूं कि पर्यटन का क्षेत्र स्टेक होल्डर्स का क्षेत्र है। भारत सरकार भी एक स्टेक होल्डर है, राज्य सरकार एक स्टेक होल्डर है, होटलियर्स हैं, टूर एंड ट्रेवलर्स हैं, गाइड्स हैं, और ये जो वर्ग है जिसका प्रशिक्षण चलेगा 3 दिन, ये सेक्टर नया नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है, क्योंकि कोरोना के पहले की दुनिया अलग थी, उसके आंकड़े अलग थे। लेकिन हमें कहने में गर्व है कि 2014 से 19 के बीच में पर्यटन के मामले में भारत ने एक बड़ी छलांग लगाई। 2014 में हम 65वें नंबर पर हमारी रैंकिंग थी, जो 19 में आते आते 34वें नंबर पर आ गई। और हम लोग बड़े उत्साहित भी थे। हम सभी के मन में ये बात थी कि हम जो पिछले आने वाले जो 5 वर्ष होंगे वो यात्रा 34वें स्थान से पहले स्थान पर होगी। लेकिन 2-3 बड़े बदलाव आए हैं जो आप सबके ध्यान में भी होने चाहिए। पहला बदलाव ये है कि जब हम 34 से 1 नंबर की यात्रा को फोकस कर रहे थे, तो जो हमारा टारगेटेड एरिया था वो बुद्धिज्म के से जुड़े कंट्रीज थी, उसमें चाइना नंबर 1 पर था, क्योंकि चाइना से बाहर जाने वालों की संख्या 64 मिलियन से ज्यादा थी। और इसलिए लेकिन जैसे ही कोरोना आया, मुझे लगता है कि अगर हम अपनी इसको नीति मान लें तो उस नीति में एकदम उलट होने की परिस्थिति हमारे सामने आई। लेकिन मुझसे जब पूछा गया था, जब वो पीक पर कोरोना था, तब भी मैंने कहा था कि मैं अपने आंकड़े को बदलने के लिए तैयार नहीं हूँ। आंकड़ा बड़ा साफ है। 2019 में जो तय किया है सरकार ने कि हमारे विदेशी पर्यटकों की संख्या दुगनी हो जानी चाहिए, और जो हमारा भारतीय पर्यटन व्यवसाय है इसकी जो आमदनी कहिए या जिसकी आवक है वो 4 गुनी हो जानी चाहिए। और इस पूरे 2020 जो पूरी दुनिया में 0 ईयर हो गया पर्यटन के मामले में, कोरोना से अगर सर्वाधिक नुकसान किसी मंत्रालय का हुआ या किसी क्षेत्र का हुआ तो वो पर्यटन है। लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारा स्टेक होल्डर से लगातार संवाद रहा। मैंने खुद ने 4 बार लगातार बातचीत की है, और राज्य के पर्यटन मंत्रियों से मैंने 2 बार बात की है मेरे पूरे कार्यकाल में। कोरोना के बीच में जब मैंने बात की तो मैंने 2 दिन लगाए सिर्फ राज्य के पर्यटन मंत्रियों की बातचीत में, आधा दिन आधे देश 1 दिन में और आधा हिस्सा 1 दिन में, क्योंकि मैं ये मानता था कि चर्चा बड़ी सीधी सपाट होनी चाहिए। लेकिन जब अनुभव आया कि लोगों ने कहा कि मदद चाहिए, होटल के लोग आए स्टेक होल्डर्स के नाते, तो उस समय पर्यटन मंत्रालय में होटलों की संख्या रजिस्ट्रेशन की दृष्टि से 1400 थी। अब आप बताइए कि जब आपके पास आंकड़ा ही नहीं है तो आप मदद किसको करेंगे? होटल का नंबर नहीं, होटल के कमरों का नंबर नहीं, उसके भीतर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का अनुमान नहीं, तब मुझे लगा कि ये एक तरफा ताली नहीं बजेगी कि आप मांग करेंगे और हो जाएगा। वित्त मंत्री ने बाकायदा लता राम सारे लोग थे,
कि भैया कोई ब्लूप्रिंट तो होना चाहिए। हमने उसी समय फैसला किया और एक पोर्टल स्टार्ट किया निधि, कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए अगर आप होटल चलाते हैं तो। आज वो संख्या 37,000 से ऊपर है पिछले 4 महीने के भीतर। जैसे हम लोग 16,000 के पंजीयन पर पहुंचे थे तो हमने तय किया कि आपने होटल का रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, अब आप ही ओन रेगुलेशन दीजिए कि आप होम मिनिस्ट्री की, हेल्थ मिनिस्ट्री की या टूरिज्म मिनिस्ट्री की SOP को अडॉप्ट करते हैं या नहीं। ये विदेशी पर्यटक की साख बढ़ाने, उसका भरोसा जीतने के लिए या देशी पर्यटक का भरोसा जीतने के लिए सबसे अहम बात है कि आप डिक्लेयर करिए कि हाँ मैं कोरोना की चुनौती को ध्यान में रखकर जो नियम बने हैं उनको स्वीकार करता हूँ, और इसमें कोई अधिकारी नहीं आएगा बीच में। सेल्फ डिक्लेरेशन, रजिस्ट्रेशन में सेल्फ डिक्लेरेशन। SOP आप अडॉप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसका पोर्टल साथ ही है, सेल्फ डिक्लेरेशन। लेकिन जब हमारे राज्य के मंत्रियों से मेरी बातचीत हुई थी तब मैंने उनसे कहा, उनको आंकड़ा बताया। उस समय चंडीगढ़ नंबर 1 पर था। चंडीगढ़ में कुल 112 होटल रजिस्टर थे और पूरे के पूरे रजिस्टर थे, और 83 होटल्स ने SOP अडॉप्ट करने का सर्टिफिकेशन अपने हाथ से निकाला। लेकिन त्रिपुरा 50% होटल कम है वहां त्रिपुरा में, लेकिन गोवा में रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ी संख्या में था, लेकिन उनका जो SOP अडॉप्ट करने का जो परसेंटेज था वो 16 या 18% था उस समय तक। लेकिन जो गोवा के टूरिज्म मिनिस्टर थे, उन्हें जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि हमारी जो होटल्स थी, पहले जो आंकड़ा हमारे पास था कि साल भर में कितने पर्यटक गोवा जाते हैं, तो वो 90 लाख था, और निधि पोर्टल में होटलों के रजिस्ट्रेशन के बाद में जो आंकड़ा आया वो आंकड़ा 1,50,00,000, 60 लाख का अंतर। इसका मतलब है कि अगर डेटा आपके पास नहीं है तो इसका मतलब बाकी जो आंकड़े आप देते हैं वो भी गलत है। और जब तीसरी बात आई कि सच है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व के कारण योगा दुनिया में योगा दिवस के रूप में स्वीकार हो गया, लेकिन कोरोना के इस बीच में दुनिया में एकमात्र देश भारत है जो जरूरतमंद है आज भी, जिसकी आबादी 130 करोड़ है। हमारी स्वास्थ्य में रैंकिंग दुनिया में 78 से नीचे, 78 है, 78 है। जो नंबर 1 की रैंकिंग रखते था वो इटली है, नंबर 2 वाला अमेरिका है। उनकी हालतें बिगड़ी, उनने किसी की मदद नहीं की, लेकिन हमने 150 ज्यादा देशों को जब दवाइयां दी और जो परसेप्शन बना, वो परसेप्शन ने भारत को बहुत ऊंचाइयां दी। बाद में आपको वैक्सीन भी आपको मिल गई, अब आप वैक्सीन 17 देशों को दे चुके हैं। अब बीच में अभी सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि सब 140 देश ऐसे हैं जहाँ एक भी आदमी को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, और सबकी नजर भारत की तरफ है। ये दूसरी उछाल है। लेकिन कोरोना के बीच में भी एक पोर्टल स्टार्ट किया था पर्यटन मंत्रालय ने। जितने भी विदेशी पर्यटक देश के भीतर थे उनसे कहा आप हमारे पोर्टल पर आइए, आप किसी भी राज्य में हो हम आपकी मदद करेंगे। राजस्थान की घटना को छोड़ दें, वो जो DM ने होटल का नहीं उसने दिया था, एक भी घटना नहीं आई। सारे लोगों ने उस पोर्टल का उपयोग किया। लोगों ने कहा कि हम अपने देश वापस जाने के लिए तैयार नहीं है, हमारा वीजा बढ़ाइए। उसमें अगर किसी की साख बढ़ी तो देश की तो बढ़ी ही बढ़ी। हमारी होटल इंडस्ट्री का जो अतिथि सत्कार था, जो उनका भरोसा था, उसने भी बहुत ऊंचाइयां छुई। और इसका परिणाम यह है कि पोस्ट कोरोना भारत के अलावा दूसरा महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन अब दुनिया में बचा नहीं। और इसलिए ये धारणा हमारी भी थी कि विदेशी पर्यटक का आंकड़ा है 1,80,00,000 भारत के भीतर आते हैं, और भारत का जो पर्यटक जाता है देश में वो 2,20,00,000 है। तो मैं ये मानता था कि जैसे ही हम पर्यटन का क्षेत्र खोलेंगे तो ये जो 2,20,00,000 लोग हैं जो विदेश नहीं जा पा रहे हैं, ये निश्चित रूप से यहाँ पर जाएंगे। उन्होंने कोरोना के बीच में भी कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि आप हिमाचल का एक होटल बुक कर दीजिए, और हमने कहा किया, एक हल्के से बयान के कारण वो चीज गड़बड़ हो गई। उन्होंने कहा कि हम 1 महीने के लिए एंगेज करने के लिए तैयार है, और हमारा आप टेस्ट कराइए, अगर कोई होता है तो आप उसको वहां पर हम चिकित्सा का पैसा देंगे, लेकिन हम 1 महीने अगर हम आपके प्रदेश में हैं और हम पूरी तरह से फिट है तो हमको प्रदेश घूमने दीजिए। नॉर्थ ईस्ट ने भी पहले सहमति दी, बाद में सिविल सोसाइटीज का उनका दबाव बना और उसके बाद में चीजें रुक गई। लेकिन जो बड़े होटल थे तो हमने कहा था कि भाई 200 तक की अनुमति हमने ले ली थी, लेकिन कोरोना के दूसरे फेज ने फिर रिवर्स लगा दिया हमारे को।
अब आज की तारीख में परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। वेलनेस टूरिज्म हो, साहसिक पर्यटन हो, ये बड़ी ऊंचाइयां छूने वाले क्षेत्र हैं जहां पर हमको बहुत सावधानी के साथ अपनी क्वालिटी को अपग्रेड करना पड़ेगा। और मुझे लगता है वो चीजें होम स्टे पर लागू होती है कि हमें अपनी तैयारियों को मजबूत करना पड़ेगा। ट्रैफिक होगा और उसी का परिणाम अब आ गया। श्रीनगर का आंकड़ा मैंने अभी संसद में बताया था, जनवरी 2020 में श्रीनगर जाने वालों की संख्या 4,500 और जनवरी 2021 में अभी 19,042। जम्मू में पिछली बार जनवरी 2020 में 9,27,000 पर्यटक गए थे। उस समय अमरनाथ यात्रा हुई थी। इस बार अमरनाथ यात्रा शुरू ही नहीं हुई, उसके बाद भी जम्मू में 7,29,000 पर्यटक होकर आ गया। पूरा चाहे गोवा हो, सारी जगह सैचुरेशन है। इवन आपके जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसमें मंत्रालय से सिफारिश लगती है कि साहब हमको एक दिन का मौका दिलवा दीजिए। हम इस बात को स्वीकार करें कि जो भी डोमेस्टिक टूरिस्ट था हम उसे अभी नहीं संभाल पा रहे, और उसके बाद में अगर विदेशी पर्यटक आना शुरू करेंगे तब आपकी कैपेसिटी क्या होगी। और इसलिए कोई ऐसा पक्ष नहीं है कि हम बहुत पीछे चले गए, बल्कि भारत को एक बहुत जबरदस्त हमारे पास में अवसर है। इस अवसर का लाभ उठाने की जरूरत है। और उसी नाते मैंने दार्जिलिंग को चुना था। जब मैं दार्जिलिंग आया था तो मेरे मन में कोई राजनीतिक भाव नहीं था। मैं ये मानता था कि ये सोच इतना वर्षों पुराना, जहाँ पर लोग न जाने कितना कष्ट भोग कर आते थे, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी लोग दार्जिलिंग देखना चाहते थे। आज तो कनेक्टिविटी है और उस आधार पर हम अपनी जितनी भी सुविधाएं हैं उनको विस्तारित करें। यहाँ जमीन का संकट है, राजस्व की जमीन की कमी होने के बावजूद भी हम उसी स्थानों में से कैसे बेहतर विकल्प निकाल सकते हैं, ये सबसे अहम बात है। और मैं फिर वही कहूँगा कि पहाड़ की जिंदगी साधना की जिंदगी है। वो कहीं भी प्रकृति से दूर रहने का उनका स्वभाव नहीं है। इसलिए पर्यटक आए तो उसको भी ये संदेश मिलना चाहिए। जैसे लेह के लोगों को मैं अभिनंदन करता हूँ। हम सारे कल्चर मिनिस्ट्री और टूरिज्म मिनिस्ट्री दोनों पूरी हम वहीं पर ले गए थे ताकि उनको दिल्ली ना आना पड़े। लेकिन उन्होंने जो बात कही थी स्टेक होल्डर्स ने, उन्होंने कहा था कि हमको क्वांटिटी टूरिज्म नहीं चाहिए, वो क्वालिटी टूरिज्म थे। शायद दार्जिलिंग के लोग भी कहीं दबी जबान से ये बात कहते हैं, लेकिन हम सबको भी ये तय करना पड़ेगा कि इसके लिए हमें कुछ अवेयरनेस कार्यक्रम चलाने चाहिए सिलीगुड़ी से कि देखिए आप जा रहे हैं पहाड़ की तरफ, तो पहाड़ की कुछ मर्यादाएं हैं। तो मुझे लगता है कि हम अपने स्टे, चाहे होम स्टे हो या जो भी हो, वहाँ पर वो प्रोटोकॉल्स को लिखें, या पहले तो बनाएं और फिर उसको लिखें कि आप पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं तो कृपया करके इन चीज़ों को लेकर मत जाइए। दूसरी बात मैं आपसे यहाँ के लोगों के बारे में कहूँगा, जो बात मैंने अपने भाषण में अभी बीच में पत्रकार मित्रों से कही थी। ठीक है, आप प्रकृति के निकट हैं, आप उसमें जीना चाहते हैं, लेकिन नई जनरेशन के साथ ऐसा नहीं है। एक बड़ा षड्यंत्र हमारी सीमाओं पर रहने वाली मार्शल कौमों के खिलाफ और राज्यों के खिलाफ, यंगस्टर्स के बीच में उनको बिगाड़ने की जो कोशिश है, और उसका सबसे सरल तरीका है नशा। बात कही जाती है बेरोजगारी की और दिया जाता है नशा। आप माने या ना माने, आप उसको अच्छा मानेंगे या बुरा मानेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे विनती करूंगा कि अगर हम पहाड़ को बचाना चाहते हैं तो पहाड़ के भविष्य को भी बचाना है, तो जवानी को भी बचाने का काम करिए। और इसलिए कहीं ना कहीं हमको इन बातों पर भी इस पूरी प्रैक्टिस में ध्यान में रखना होगा कि हम सब मिलकर पहाड़ को बचाएंगे। पहाड़ तब बचेगा जब हमारी आने वाली जनरेशन बचेगी। तो ये रोजगार का बहाना, बेरोजगारी का बहाना बनाकर जो लोग ये तमाशा खड़ा करते हैं, उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। ये कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और मैं शुभकामनाएं देता हूँ। होम स्टे की जो स्कीम्स आपकी चलती रही है उनको भी रिव्यू करने का काम करेंगे। इन 3 दिनों में चीज़ों को लिखिए ज़रूर, और इंडिविजुअल आप पूछिए। मैं ट्विटर पर हूँ, मुझे शुरू में मेरा बड़ा विरोध किया था सबने कि ट्विटर पर रहेंगे तो बड़ी गाली पड़ेगी। भाई मुझे तो नहीं पड़ी, और जो मुझे देता है मैं उसको फौरन फॉरवर्ड करता हूँ मंत्रालय को, इधर पूछ के बता रहे गुस्सा की उस बात के लिए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें इससे डरना चाहिए, बल्कि इन समस्याओं को सुनना चाहिए। कोई गुस्सा हो रहा है, हो सकता है उसका दुराग्रह होगा, तो जो उसकी समस्या है, मेरी समस्या तो है नहीं। जो मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। अब राज्य के नाम पे भी मैं गाली खाता हूँ, लेकिन मैं इसलिए खाता हूँ
क्योंकि वो हमारे किसी स्टेक होल्डर की गलती का परिणाम है। जो भी आप मुझे पूछ रहे थे, दार्जिलिंग पर चिंता करना शायद यही पैमाना है कि हम नीचे गए हैं, लोग हमसे आगे निकल गए। हम फिर से दार्जिलिंग को उसी स्थिति में देखना चाहते हैं। इस शुभकामना के साथ आपका धन्यवाद। वंदे मातरम।